बात बंद करो। लगता है सब आज से हैप्पी न्यू ईयर मनाने लगा क्या? चलिए, कब से बंद करेंगे? जब कहेगा कर देंगे। ओए, एक ही टॉपिक मुझे पढ़ाना है आज, बस खत्म। इसके बाद आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ, बातें नहीं, बातचीत करना बंद करो। लिखिए, लिखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। बात करना बंद करो। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, या आप धारा मापी भी लिख सकते हैं। ए, आके पीटना शुरू करो क्या? कह रहा हूं प्यार से, समझ नहीं आता है। आ जाए क्या? साल के आखिरी दिन में मरम्मत कर देंगे। मुंह मत करो सब। अभी जिसका मुंह चलता हुआ दिख गया ना, सीधा आके पीटूंगा। बेवकूफ सब। देखिए, आप लोग को मैंने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था ना, जिसको धारा मापी कहते थे, तो वही चीज है। वो जिस सिद्धांत पर काम करती है, उसी को उस चीज को हमें समझना है कि कैसे उसको बनाया जाता है और उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है ना। और उसी का पूरा नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लिख लीजिए, हिंदी में कहते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। 5 मार्क्स में पूछता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस लेसन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं धारा मापी। गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? क्या करता है ये बताओ? ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मापता है? अल्पतम धारा और उसकी, लिख लीजिए, यह एक ऐसी उपकरण है, जानते हो आप इसका परिभाषा, बट इसके साथ लिखना पड़ेगा तो लिख लीजिए, यह एक ऐसी उपकरण है जिसके द्वारा, यह एक ऐसी उपकरण है जिसके द्वारा अल्पतम धारा एवं इसकी दिशा, अल्पतम धारा एवं इसकी दिशा, अल्पतम धारा एवं इसकी दिशा ज्ञात की जाती है। इसे हम क्या मापते हैं? धारा मापते हैं, लेकिन कैसी धारा? अल्पतम, जिसका मान बहुत। और क्या हम इससे दिशा भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बताया था ना कैसे निकालते हैं दिशा। इसका निडल कहां होता है? बीच में। तो वो लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट करता है, मतलब लेफ्ट राइट में विक्षेप करता है, तो उससे हम धारा की दिशा भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, सुनो, ये आप जानते थे, ये मेरा बताना पर्पस नहीं था। पर्पस क्या है? सुनो, इसकी रचना क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। तो रचना के लिए मैं जो फिगर बना रहा हूं, उस फिगर को याद रखना। रचना में पूरे शब्दों को याद करने की जरूरत, सब ध्यान से सुनना। अभी बनाना कोई नहीं, इसको हम बहुत आराम से बताएंगे। 5 मार्क्स का है, प्रयास करेंगे कि आपको याद हो जाए। सुनो ध्यान से। सबसे पहले रचना में जो मैं बोल रहा हूं उसको पे ध्यान देना। इसमें ना 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं। कौन सा चुंबकीय ध्रुव? नहीं, कौन सा चुंबकीय ध्रुव? अस्थाई। कैसा चुंबकीय ध्रुव? इधर नॉर्थ, और बीच में देखो, बीच में ये जगह खाली होता है, और ये होता है क्या? साउथ।
ये तो मैंने इसका टॉप व्यू बनाया है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये पूरा जो चुंबक बना हुआ ना वो बेलनाकार आकार का होगा, ये जो बीच में खाली जगह है। अब सुना मेरी बात, आपको पता है इस भाग को हम लोग कहते हैं अवतल। ओए, अवतल उत्तल पता है ना आपको? तो ये धंसा हुआ भाग है तो कैसा है? तो ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आपको ध्यान रखना है ये जो हमने अस्थाई चुंबक लिया है वो किस आकृति में कटी होती है? अवतल की आकृति में, बेलनाकार अवतल के आकृति में ये कटा होता है। खैर, ये दो चुंबक का ध्रुव है नॉर्थ और साउथ। आप जानते हैं नॉर्थ होता है प्लस एम और साउथ होता है। अब सुना इसका खास बात क्या है? इसका खास बात यह है कि इससे निकलने वाली जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगी ना, वो आपके जो हम लोग आयताकार कुंडली रखेंगे उसके तल के समांतर होगा, यानी उसके क्षेत्रफल पर इसका कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। खैर वो बात की बात है, पहले आप इतना समझो, हमारे पास एक चुंबक है जिसके कितने ध्रुव? नॉर्थ और ये कैसा कटा हुआ है? अवतल बेलनाकार आकृति में। ठीक है, अब अगला सुना, इसके बीच में सुना ध्यान से, हमने क्या किया, एक बेलनाकार एल्युमिनियम का फ्रेम ले लिया। ऐसा बेलनाकार आपने कोई फ्रेम ले लिया, ऐसा लेते हैं जो हल्का हो, ठीक है, ताकि उसको घूमने में कोई दिक्कत। तो मैंने क्या किया, एक बेलनाकार फ्रेम ले लिया, किसका? एल्युमिनियम का। क्यों लेते हैं वो सुनो, इसके ऊपर ना कॉपर के तार को लपेट दिया जाता है अनेक चक्रों में, मतलब बहुत बार इस पे हम कॉपर के तार को क्या करेंगे? लपेटेंगे। ऐसे कॉपर के तार को मल्टीपल टाइम्स लपेट दिया जाता है और इस पूरे कुंडली को ऊपर फिक्स कर दिया जाता है आपके पास इस तरीके से। इसको हम क्या करते हैं? मरोड़ टोपी के साथ फिक्स कर देते हैं। मरोड़ टोपी का मतलब होता है जो घूम सके, अरे जो क्या करे। और ये जो हमारा पत्ती आपको दिख रहा है, जिस पत्ती के थ्रू जोड़ते हैं, ये पत्ती किस मटेरियल का होता है? ये होता है फॉस्फर। फॉस्फर क्या पढ़े तो थे? ब्रॉन्ज। किसका बना होता है? और जो इसका निचला भाग है किसका? इसी कुंडली का। इसको हम जोड़ देते हैं किसके साथ? स्प्रिंग के साथ। इसको किसके साथ लगाते हैं? यही पूरा संरचना है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का। यह आपके पास नॉर्थ और साउथ एक अस्थाई चुंबक का, इसके बीच में एल्युमिनियम का फ्रेम, और उस फ्रेम पे किसको लपेटते हैं? अरे कॉपर के तार को लपेट के, और फिर इस कुंडली को, जो कॉपर के तार का लपेटा हुआ आयताकार कुंडली बन गया, इसको हम लोग ऊपर लगा देते हैं फॉस्फर ब्रोंज के पत्ती से, मरोड़ टोपी के साथ लटका देते हैं, ताकि मरोड़ टोपी का मतलब समझे, जो अपने जगह पे रोटेशन कर सके, घूम सके। क्योंकि आपको पता है ना, जब आप किसी चीज को मापते हो तो उसकी सुई घूमती है, तो उसकी सुई तभी घूम पाएगी ना जब उसको फ्री किया जाए। किसके लिए? रोटेट करने के लिए। और नीचे हमने स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया। ये स्प्रिंग भी किसका होता है? अरे ये स्प्रिंग भी किस मटेरियल का होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही होता है। तो ये स्प्रिंग लगा दिए और आपके पास, अब सुना, इससे जितनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे आपके पास ये अस्थाई चुंबक है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो भी उत्पन्न होगा वो इस कुंडली के सतह के समांतर होगा, कुंडली के तल के समांतर होगा, और इस तरीके से ये उत्पन्न होती जाती है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको इस तरीके से इसके बारे में सब कुछ लिख देना है, जो भी है उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र देखो, जितना भी चुंबकीय क्षेत्र इस तल के समांतर है ना, और आप जानते हैं किसी भी सतह का क्षेत्रफल होता है तल पर लंबवत। तो सोचो, इसका क्षेत्रफल तल पर लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर, दोनों के बीच का कोण, और जब दोनों के बीच का कोण 90 बनता है तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर है, कुंडली के तल के समांतर है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की एक खास बात होती है, वो कोण कितना बनाता है? एरिया के साथ 90 डिग्री, क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण? 90 डिग्री बनाता है। खैर उसकी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, लेकिन पहले बस आप इतना समझो, इसमें क्या क्या लगा है? एक अस्थाई चुंबक, उसके बीच में खाली स्थान में हमने क्या लगा दिया? एल्युमिनियम का फ्रेम, बेलनाकार फ्रेम, जिसके ऊपर किसको लपेटे? कॉपर के तार की कुंडली बन गई आयताकार रूप में। इसको हमने फॉस्फर ब्रोंज के पत्ती के साथ मरोड़ टोपी से, और निचले सिरे को हमने किसके साथ जोड़ दिया? हो गया, याद रहेगा। और जो जो मैंने शब्द बोला उसी को लिख लेना है। लिखे तो, यह एक आयताकार कुंडली का बना होता है।
पहले लिखिए फिर फोटो बनाइएगा। हाँ, इसी में नीचे रचना करके लिखो, रचना या बनावट लिख लीजिए, बनावट लिख लो। लिखिए, यह एक आयताकार कुंडली का बना होता है। 5 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, इजी भी है। सबसे बड़ी बात यह है, यह एक आयताकार कुंडली का बना होता है, यह एक आयताकार कुंडली का बना होता है जो तांबे के तार को अनेक चक्रों में, तांबे के तार को, सॉरी ऐसे लिखना, जो तांबे के तार को बेलनाकार फ्रेम के ऊपर, यह लिखिएगा, जो तांबे के तार को बेलनाकार फ्रेम के ऊपर अनेक चक्रों में, उसके बाद लिखना है अनेक चक्रों में, अनेक चक्रों में मतलब फेरों की संख्या बहुत होगी, अनेक चक्रों में लपेट कर बनाई जाती है, अनेक चक्रों में लपेट कर बनाई जाती है। हमने बेलनाकार फ्रेम के ऊपर क्या लपेटा? तांबे का तार, जिससे कैसा आकार बन गया तांबे के तार का? तांबे के तार का आयताकार, आयताकार कुंडली के रूप में बन गया। सिंपल। चलिए पूर्ण विराम दीजिए। अब बताओ, तुम ही बताओ, कुंडली को किससे लटका दिए? वही लिखना है, लिखिए। हाँ लिखिए, कुंडली को, पूर्ण विराम देखे, कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज, कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज के पत्तियों द्वारा, कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज के पत्तियों द्वारा, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का बात हो रहा है, फॉस्फर ब्रॉन्ज के पत्ती द्वारा मरोड़ टोपी से, यहां पे लगा होता है क्या? मरोड़ टोपी, मरोड़ टोपी से लटका दिया जाता है, मरोड़ टोपी से लटका दिया जाता है, मरोड़ टोपी से लटका दिया जाता है। अरे उतना तुमको दिमाग लगेगा ना, जस्ट समझो फॉस्फर ब्रॉन्ज से हमने इसको क्या किया? लटका दिया। मरोड़ टोपी क्यों नाम है? ताकि वो अपने जगह पे सिंपल घूम भी सके। चलिए और बताइए, निचला सिरा किससे जुड़ा है? तो लिखिए, तथा इसके निचले सिरे को स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, तथा इसके निचले सिरे को स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, तथा इसके निचले सिरे को स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है। लास्ट पॉइंट, आप बताओ, आपने कुंडली को कहां रखा गया? यह कुंडली किसके बीच लटक रहा होता है? यह कुंडली ओए शक्तिशाली अस्थाई चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दी जाती है। लिखे, यह कुंडली शक्तिशाली, यह कुंडली शक्तिशाली, यह कुंडली शक्तिशाली अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दी जाती है, ध्रुवों के बीच लटका दी जाती है, लटका दी जाती है। चुंबक किस मटेरियल का होता है? जानते हो आप लोग? नरम लोहा। लिख लीजिए, लिखिए, पूर्ण विराम, चुंबक का ध्रुव खंड, नरम या मुलायम कोई भी लिख सकते हैं, चुंबक का ध्रुव खंड नरम लोहे का बना होता है, नरम लोहे का बना होता है, तथा बेलनाकार अवतल आकृति में कटी होती है, तथा बेलनाकार अवतल आकृति में कटी होती है। यह किस रूप में है? दिख रहा है आपको? अवतल के रूप में है, तो बेलनाकार अवतल आकृति में कटी होती है। इसका फायदा क्या है? इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के तल के समांतर होगा, जिससे इसकी
जिससे इसकी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्य। अरे त्रिज्य, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए खैर, फोटो बना लीजिए, हो गया बस। अब 2 फॉर्मूला लिखेंगे, खत्म कहानी। तो 5 मार्क्स में पूछेगा, एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से बना दीजिएगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये कॉपर का तार है ना, ये क्या है? कॉपर वायर है ना। और ये जो फ्रेम है वो कैसा है? एल्युमिनियम का सिलेंड्रिकल फ्रेम। नॉर्थ और साउथ है मैग्नेटिक पोल। लिख लीजिएगा ये सब। नॉर्थ और साउथ आपका अस्थाई चुंबक का ध्रुव खंड है। स्प्रिंग भी फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है। तांबे के तार को लपेटा जाता है अनेक चक्रों में। अब जैसे ही धारा मापी में धारा प्रवाह करते हैं ना, बस ये आपने देखा होगा, धारा मापी को जैसे ही धारा से जोड़ेंगे आप, यानी धारा के स्रोत से, वैसे ही उसका जो सुई है वो विक्षेपित हो जाता होता ना, घूम जाता है। क्यों घूमता है? क्योंकि जैसे ही इसको आप धारा देते हो, इसमें बल आघूर्ण लगता है। किसी भी चीज को घुमाने का काम किसका है? पढ़े थे ना 11th में, बिठाइए। बल आघूर्ण बल लगने से जैसे कोई वस्तु चलती है, वैसे बल आघूर्ण लगने से, जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं तो उस पर क्या कार्य करता है? बल आघूर्ण। कोई भी चीज घूम रहा है तो बल आघूर्ण, जनरल शब्दों में। पीला वाला वायर कोई बनाया है? पीला वाला वायर, हाँ, ये कॉपर का वायर है। अरे ये जो पीला वाला आपने ऐसे से, उजला वाला तो फ्रेम है बेलनाकार, उसके ऊपर तार। कौन सा? ये ना, ये मैंने पीला वाले को दिखाया है, कॉपर वायर लिख दिया तो समझ जाओ यार। इसको टच कर रहा है इसीलिए कॉपर वायर है। अगर बेलनाकार फ्रेम को देते तो उस पर दिखाते। आजा, कहां चला गया? ये रहा। कहां? अच्छा, कहां टच होके भाग जाता है? लिख रही है? चलिए लिखिए कार्य सिद्धांत। बस कार्य सिद्धांत में 4 लाइन ही लिखना है, एक फॉर्मूला लिखना है बस। कार्य सिद्धांत, रचना थोड़ा बड़ा था, कार्य सिद्धांत इजी है, फटाफट लिख लीजिए, बस खत्म। ओए सुनो, कैसे काम करता है सुनना। जैसे ही तुम तार में धारा प्रवाह करोगे, अरे तार में क्या प्रवाह करोगे? तो आपको याद है द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें लगता था बल आघूर्ण, तो आपको पता है द्विध्रुव घूमने लगता था। जैसे ही इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो इसका कुल आरोपित बल तो 0 होगा, लेकिन इस पर कार्य करने लगेगा कौन? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण के काम करने से आपका ये कुंडली यहीं रुका रहेगा या घूम जाएगा? घूम जाएगा। समझे? इसी पत्ती के अबाउट ये घूमने लग जाएगा। लिखे तो ये इसको अपने जगह से घुमा देगा। अब फंडा समझ रहे हो? और जैसे ही घूमेगा तो विक्षेप उत्पन्न हो जाएगी। आपकी कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होगा उतना ही आप धारा मापोगे। यही इसका सिद्धांत है। लिखिए लिखिए, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, मतलब इस पे क्या लग गया? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का काम घुमाना, तो उसने कुंडली को क्या किया? विक्षेप कर दिया, घुमा दिया। मतलब सुनिए, कार्य करने लगता है जिसका मान, ओए
क्या आप लोग को बल आघूर्ण का सूत्र याद है? पुराना वाला, पुराना होता था पीई साइन थीटा। क्या होता था? तो यहां पी के जगह एम और ई के जगह कुछ याद है? आगे मैं लिख पाऊंगा, लेकिन अभी इतना तो याद रख सकते हो, एम बी साइन थीटा। याद रखिएगा, बल आघूर्ण का सूत्र होता है एम बी, और एम का मान होता है, इसके बाद यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, एम का मान होता है एन आई ए। एन है फेरों की संख्या, तार को कितना बार लपेटा है, आई धारा, और ए है तल का क्षेत्रफल, कुंडली के तल का। और सुनना, ओए सॉरी बी तो छूट ही गया, बी सुनना, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में थीटा का मान। तो यहां मैंने कैसा चुंबकीय क्षेत्र लिया है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब यहां थीटा का मान 90। तो बोलिए बल आघूर्ण का अब क्या बना? एन आई ए, समीकरण नंबर लिख लीजिए। तो जो बल आघूर्ण लगता है उसका सूत्र बन जाएगा, हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लिया है वो कैसा लिया है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब जिसमें चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कुंडली के तल के समांतर हो। अरे कुंडली के तल के, और जो कुंडली के तल के समांतर है उसका क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण? 90 डिग्री, इसलिए थीटा 90 लिए हैं। तो ये बन गया, आपको निकालना सिखाए थे ना, क्षेत्रफल की दिशा उसके तल पर। तो चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर है, तो जो चीज उस पर लंबवत होगी वो कितना कोण बना लेगी? 90 डिग्री। लिख लिए? ओए सुनो, एक बार ध्यान सुना, जब ये घूमना शुरू करेगा तो मुझे बताइए, तो क्या जो पत्ती लगी हुई है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, उसमें ऐठन आ जाएगी? कोई रस्सी में तुम कोई चीज को लटका के घुमाओ तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? और ऐठन हमको घुमाने में मदद करती है या विरोध करती है? विरोध करती है। तुम घुमाओगे और छोड़ दोगे तो क्या वापस आ जाएगा? बस यही चीज लिखना है कि जैसी ऐठन उत्पन्न होगी तो उसमें भी बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। और वही दोनों जब संतुलित होगी तो हमारा उसी सिद्धांत पर यह काम करेगा और बन जाएगा I प्रोपोर्शनल टू 5। लिखिए अगला पॉइंट, नीचे लिखिए, लिखिएगा, कुंडली के घूमने के कारण, कुंडली के घूमने के कारण, कुंडली के घूमने के कारण उसे लटकाने वाले पत्ती में, कुंडली के घूमने के कारण उसे लटकाने वाले पत्ती में, पत्ती में ऐठन उत्पन्न हो जाती है। ऐठन उत्पन्न हो जाती है। अरे जब कोई चीज को आप मरोड़ते हो तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? ऐठन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण एक विपरीत बलाघूर्ण कार्य करने लगता है। ऐठन के कारण क्या हो जाता है? समान दिशा में बलाघूर्ण लगेगा या विपरीत? किसी चीज को आप ऐठन देते हो तो उल्टा भागना चाहता है ना, जिसके कारण एक विपरीत बलाघूर्ण कार्य करने लगता है। ठीक है, जिसका मान, ओए अगला समीकरण फिर से लिखना, देखो, टाउ होता है, सुना, जिसका मान क्या होता है? जो वो ऐठन के कारण बलाघूर्ण लगता है ना, वो होता है कितना ऐठन हुआ है उसी के समानुपाती। तो उसको मैंने मान लिया कि ऐठन वाला कोण क्या है, तो क्या बन गया? टाउ बराबर सी इंटू 5। अरे टाउ बराबर सी इंटू, ये समीकरण नंबर हो गया। ओए दोनों को बराबर कर देंगे, जो आएगा वही सिद्ध करना था। संतुलित अवस्था में क्या होगा? दोनों बलाघूर्ण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। जब संतुलित हो गया मतलब रुक गया, मतलब दोनों बलाघूर्ण। तो लिखिए, कुंडली के संतुलित अवस्था में दोनों बलाघूर्ण समान हो जाते हैं। कुंडली के संतुलित अवस्था में दोनों बलाघूर्ण समान हो जाते हैं। बस हो गया। कुंडली के संतुलित अवस्था में दोनों बलाघूर्ण समान हो जाते हैं। अरे दोनों बलाघूर्ण के मान को क्या कर दो? एक दूसरे के, जीरो नहीं, एक दूसरे के बराबर। सुनो, लिख लो, ओए नीचे लिखना, दोनों समीकरण को बराबर करो।
क्या लिखे? अरे NiAb बराबर C5, बोलिए ध्यान देखो, I बराबर C/NaB और साथ में क्या ये पूरा कांस्टेंट है? इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा G। अरे पूरे कांस्टेंट क्या मान लो, और ये हो गया फाई, यानी यहां से एक बात निकल के आ गई, I समानुपाती, यानी जो धारा है वो विक्षेप के, अरे विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। मतलब जितना कोण विक्षेप करेगा धारा भी उसी के अनुपात में होगी, हाँ या ना? जैसे मैं कहूं 10 डिग्री कोण विक्षेप से 5 एंपियर की धारा, तो 20 डिग्री से, अरे 10 डिग्री कोण बनने से 5 एंपियर की धारा, तो 20 डिग्री बनने से 10 एंपियर की धारा, यस और नो? 30 डिग्री बनने से 15 एंपियर की धारा, यही ना? तो उसी अनुपात में आपका धारा भी बदलता है, जिस अनुपात में क्या बदलता है? विक्षेप। नीचे एक लाइन लिख लीजिए, इसके नीचे, कहानी खत्म। धारा मापी में उत्पन्न धारा विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। धारा मापी में उत्पन्न धारा, अरे धारा मापी का धारा किसके समानुपाती? धारा मापी में उत्पन्न धारा विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। धारा मापी में उत्पन्न धारा विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। धारा मापी में जो धारा उत्पन्न होता है वो किसके समानुपाती? विक्षेप कोण। यही इसका कार्य सिद्धांत था जो आपको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है? C/NaB। तो ये सब याद रहेगा। चलिए बस हो गया खत्म। इसी में एक छोटा सा इसका टॉपिक और लिख लो। लिखे तो सुग्राहिता पढ़े थे ना, लिख लीजिए तो सुग्राहिता, धारा मापी का सुग्राहिता लिख लीजिए। वो भी इसके साथ पूछ देता है, धारा मापी का सुग्राहिता, धारा मापी का सुग्राहिता। ओए क्या होता है सुग्राहिता, पता है आपको? ओए सुग्राहिता को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं? ओए तुम अगर बहुत सेंसिटिव हो इसका क्या मतलब हुआ? तुम बहुत सेंसिटिव हो इसका मतलब यह है कि क्या तुम्हें हल्का चीज होने पे भी पता लग जाता है? तो वही इसका परिभाषा है। थोड़ा सा भी धारा देने पर अगर विक्षेप कर जाए तो समझ जाओ वो सेंसिटिव है, और धारा दे रहे हो लेकिन विक्षेप ही नहीं हो रहा है तो वो सेंसिटिव। लिखिए 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 फटाफट। किसी कुंडली में धारा मापी की सुग्राहिता, लिखो ना, लिख लिए। धारा मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारा मापी की सुग्राहिता। बोलो, किसी कुंडली में थोड़ी धारा प्रवाहित करने पर, किसी कुंडली को आप थोड़ा सा भी धारा दिए ना तो अगर विक्षेपित कर गया तो समझ जाओ कि वो अच्छा है, उसकी सेंसिटिविटी। ओके, किसी कुंडली में थोड़ी धारा प्रवाहित करने पर पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाए, पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो उसे सुग्राही धारा मापी कहते हैं। मतलब सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है तो उसे सुग्राही धारा मापी कहते हैं। उसमें एक चीज और पूछता है, क्या पता है? धारा सुग्राहिता बताइए, करंट सेंसिटिविटी। तो नीचे लिखेंगे धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है, लेकिन आपके काम का सिर्फ करंट है तो आप करंट वाला ही याद कीजिएगा। धारा सुग्राहिता। ओए सुनो तो, ओए सब याद करो तो खुद से परिभाषा बनाओ तो। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला देखो, पहले सूचित करेंगे उसको IS से, या कई बार S भी लिखा होता है। ये क्या है और ये क्या है? सुनो, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है प्रति इकाई धारा से, उसी बात को कहते हैं धारा। फॉर्मूला यही है जो आपको याद रखना है। फिर से एक बार, ओए प्रति इकाई धारा के प्रवाह से, अरे प्रति एकांक धारा के प्रवाह से
उत्पन्न होने वाली विक्षेप को, बना लो खुद से, लिख लीजिए। कुंडली में एकांक धारा के प्रवाह से, कुंडली में एकांक धारा के प्रवाह से, कुंडली में एकांक धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली विक्षेप को, उत्पन्न होने वाली विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता, ये लिख लीजिए। IS बराबर क्या हो गया, 5 बटे, जरा एक चीज देखो तो, आपको एक चीज बताना पड़ेगा, और सुनो तो 5/I का क्या मान होगा, इस फॉर्मूला में देख के बताओ, कोई यहां से देखना होगा। I अगर यहां आ गया, I अगर यहां आ गया तो 5/I हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा NAB बटे, यही आपके ऑप्शन में रहेगा, NAB बटे, बस खत्म। सुनो, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या सब कर सकते हैं हम, फेरों की संख्या को, क्षेत्रफल को, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये टॉर्जनल कांस्टेंट, अरे ऐठन नियतांक बढ़ाएं घटाएं। पूछता है किसी धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है, फेरों की ये लिखवाऊंगा नहीं, समझ जाओगे ना, फॉर्मूला सब कुछ बोलता है। फेरों की संख्या के समानुपाती है तो इसको बढ़ा दो, क्षेत्रफल को बढ़ा दो, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दो, या फिर ऐठन नियतांक को। आपके पास इतने तरीके हैं जिससे सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है। लिखवाऊं क्या, करा यस सर, गधा, इसकी कोई जरूरत, चलो बस हो गया खत्म। ये आप खुद से बना लेना, आप कितना तुम लिखते रहोगे, कुछ दिमाग में भी रखना होता है, लेकिन इस जितना मैं पढ़ाया हूं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अच्छे से कर लीजिएगा, कर लोगे। चलो एक छोटा सा चीज बता दूं आप लोगों को, सुनो तो, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र याद है, M बराबर, अरे I इंटू, और फेरों की संख्या N होती है तो क्या लिखते हैं, तो इसका परिभाषा लिखवाए थे, याद है, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा तथा कुंडली तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। मैंने कहा था ना, चुंबकीय आघूर्ण का 2 सूत्र होता है, एक ये और एक होता है, जैसे आपने पढ़ा था द्विध्रुव के लिए, वहां था ना Q इंटू 2L, अरे आवेश और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, यहां होता है M इंटू, तो ये 2 फॉर्मूला होता है। ये होता है जब आप चुंबकीय पदार्थ लेते हैं उसके लिए, जो अस्थायी चुंबक लेते हैं, मैग्नेट, जिसमें 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ और दोनों के बीच की दूरी को आप 2L लेते हैं, और ये लेते हैं +M और ये लेते हैं, तब आप ये लगाओगे, और जब धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा तब, याद है, लिख लो ये भी, चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर, बाकी ये फिर से आएगा अगले लेसन में, तो एक बार और बता दूंगा। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण लिखेगा, धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा, धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा, धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा तथा धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल, तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को, तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, I इंटू A वेक्टर, लेकिन N क्यों लगाते हैं, क्योंकि फेरों की संख्या अगर N हो, अरे फेरों की संख्या, तो किससे गुना कर देंगे, N से, तो M बराबर हो गया NIA वेक्टर, जिसको आप कहोगे M बराबर NI, यस और नो। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आप पढ़ेंगे चुंबकीय, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना चुंबकत्व के बारे में, तो वहां पढ़ोगे, एक और फॉर्मूला होता है, तो धारा के रूप में था ना, मैंने बताया था ना, चुंबक के कितने स्रोत हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कितने स्रोत, 2, एक चुंबकीय पदार्थ और एक आपका धारा, तो ये धारा वाला सूत्र है, चुंबकीय पदार्थ वाला भी याद है,
जैसे करते थे आवेश गुने दोनों आवेशों के ध्रुवों के बीच की दूरी, याद है, का गुणनफल, वैसे यहां पे हो जाएगा m इंटू, तो ये भी आपको आगे मिलेगा, अभी याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसका मात्रक कोई बता दो, धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का, वेरी गुड, वीमा, ए का ए, मीटर का एल, बस हो गया। इसी के साथ आपका चैप्टर, अगला चुंबकत्व करेंगे, बस कहानी खत्म। कब दोगे, अभी दोगे? वैसे भी इसके बाद क्लास खाली रहता है, एक सब्जेक्टिव, इसी पे 10 सब्जेक्टिव दे दूंगा, सब बैठ के कर लेना, कि छाप लेगा। अच्छा, आप सबका छुट्टी है, आप सब आओगे 3 तारीख को, हाँ, 2 दिन एंजॉय करो, एंजॉय नहीं करो, जितना पढ़ाया हूं सबको रिवाइज करो, एंजॉय सिर्फ मैं करूंगा। अच्छा, आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, हैप्पी निहुर, सब निहुर के निकलेगा क्लास से।